नमस्कार। जीएस स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अब अभी तक प्राचीन इतिहास के 5 क्लास लग चुके हैं। टोटल 5 क्लास लग चुके हैं। आज हम छठा क्लास आज चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको बता दें, अगर आप जीएस का नोट्स बनाने चाहते हैं तो इस चैनल से आप बना सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। जीएस का पूरा सिलेबस फ्री में कराया जा रहा है। यहाँ पर अभी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ा दिया गया है। अगर आप नए इस चैनल पर आए हैं तो आप देख सकते हैं और बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में जानने के कुछ स्रोत हैं, उसको पहले समझेंगे तो अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मौर्य काल क्या है। इसके स्रोत दो हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में इसे बौद्ध साहित्य जो कि दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, जातक, जैन साहित्य, कल्पसूत्र, अन्य साहित्य भी हैं, पुराण, मुद्राक्षर, कथा सरित सागर, बृहत कथा अंजरी। ठीक है, ये साहित्यिक स्रोत हैं। और ये पुरातात्विक स्रोत से चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, खंडरामन अभिलेख, मृदभांड, स्थापत्य कला आदि के बारे में बताया गया है। कौटिल्य यानी चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, और उनको अस्त्रशास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की जो किताब है इन्होंने ही लिखा है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। यह मौर्य काल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी और यह राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी पुस्तक है। यह गद्य एवं पद में महाभारत शैली में लिखी पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकेयावली भी कहा जाता है। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज ने इंडिका एक पुस्तक है, उन्होंने लिखा है उसे। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और वर्तमान में इसकी मूल प्रति उपलब्धि नहीं थी। इसके उदाहरण विदेशी लेखकों जैसे एरियन, प्लूटार्क, पिलानी, जास्टिन आदि के विवरणों से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, अब आइए इंडिका के अनुसार भारतीय समाज, यानी इंडिका पुस्तक के अनुसार हमारा भारत का समाज कैसा था उसे हम समझेंगे। पहला, व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध कम था, न्यायालयों का प्रयोग कम होता था। अब तो न्यायालयों में पूछना ही नहीं है, 80 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तभी भी आज भी उस न्यायालय पर सबको आज तक विश्वास है कि यही एक दर है जो हमें इंसाफ दिलाएगा। भले इंसाफ में देरी तो लगती है, लेकिन हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें, अपने समय पर सब कुछ हो जाएगा। बच्चों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से पढ़िए, लिखिए और अच्छे से अपनी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करें। अगर आप मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप नियमित रूप से 7 या 8 घंटे भी अपनी पढ़ाई को देंगे तो आप एक अच्छी बेहतरीन नौकरी पा लेंगे, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो बस श्रद्धा और सब्री बनाए रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वक्त बदलता है लेकिन वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज उस समय बहुविवाह प्रचलित, केवल धनी लोगों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जाति समाज का मूलाधार भी था उस समय, और जाति व्यवस्था का पालन भी अनिवार्य था। भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। ठीक है, अब इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भारत की अर्थव्यवस्था, कृषक धनी थे, अकाल नहीं पड़ता था, कृषि मुख्य व्यवसाय था। आज कृषि का क्या हाल है आप
समझ ही सकते हैं कि आज कृषि का क्या हाल है। पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। उस समय मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। भारतीय घोड़े तथा एक विरोध प्रकार की एक सींग वाले घोड़े का उल्लेख किया गया है। इसका नाम कार्टजन था। उसने एक नदी की चर्चा है और जिससे सोना निकलता था। उस समय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज एक पुस्तक है। मेगास्थनीज बोल रहा है, मेगास्थनीज ने तो इसे लिखा है। इंडिका एक पुस्तक है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है। उसी मतलब उस किताब में भारतीय समाज के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीतिक के बारे में यही सब चर्चा किया गया है। ठीक है। अब आइए, आज हम आप देख सकते राजनीतिक यही सब है। और मौर्यकालीन राजा, अब इसके बारे में जानेंगे। उत्पत्ति संबंधी विचार, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों में संबंधित था और कथा सरित सागर एवं बृहत मंजरी में मौर्यों के सुख माना जाता था, शूद्र माना है। मान्य मत इसका यही था मौर्यकालीन राजा का कि अधिकतर विद्वानों ने मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना है। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, जो कि 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ। उस समय सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। 303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने एवं सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। वह संधि क्या थी? संधि ये थी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। एरिया यानी हेरात, दूसरा अराकोसिया, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों में चंद्रगुप्त से पश्चिमी भारत विजय का पता चलता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति हुई है। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एडोक्रोटस लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम समय में जैन साधु आडू विवाह के साथ भद्रबाहु के साथ श्रवण रुद्रदामन, ये सब तो अब जान लिए और ऐसे ही देख लीजिएगा। अब आइए बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में जानेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो कि यूनानियों ने इसे अमित्रघात या अमित्रचेंडस कहा है। अन्य इसका नाम था अमित्रोगोटस, इलेक्ट्रोसस, ये सब इसका नाम है। उपनाम के बारे में सब बताया गया है। उसके बारे में 1-2 बातें हैं, वो सब समझाया गया इसमें, आप देख लीजिएगा। सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, जो कि 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे थे। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इसकी माँ सुभद्रांगी यानी दिव्यादान ग्रंथ के अनुसार, अन्य नाम इनका धर्मा था। और इनकी पत्नी देवी, जो कि महादेवी विदिशा के व्यापारी की पुत्री प्रथम पत्नी, इसी से महेंद्र एवं संघमित्रता का जन्म हुआ। इनकी अन्य पत्नियां भी थीं, जो कि पद्मावती थी, तिरुसरक्षा, कारुनाकी, असंघमित्रा, ये सब उनकी पत्नियां थी। ये सब तो नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन तभी भी लिखा गया। एसएससी का कोई मूड नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आजकल उठा दे रही है, इसलिए हर चीज़ को मैंने इसे नोट कर दिया है। आप ज़रूर से ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। अशोक का राज्याभिषेक भी हुआ। बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। राज्यारोहण के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती एवं तक्षशिला का प्रांतीय शासक था।
अशोक का विजय अभियान, जो कि केवल चोल, पांड्य, संतिपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। इसका द्वितीय शिलालेख से अशोक का समकालीन सिंहल नरेश तिम्सा था। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ये सब थे, उनके बारे में जान लीजिएगा आगे। अब आइए जानते हैं अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था। अशोक पहले ब्राह्मण मतानुयायी था और जो कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब अशोक का धर्म था क्या? धर्म को पाली भाषा में धम्मा कहते हैं और अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद मुक्त से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धाम नीति का मुख्य सिद्धांत है। अशोक के अलावा शालीशुक ने धम्म का अनुसरण किया। ये सब धम्म प्रचार के लिए भी भेजे गए थे कुछ व्यक्ति, जो कि महेंद्र एवं संघमित्रा थे। धम्म की व्याख्या थी अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों के अशोक के धम्म की व्याख्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था। धम्म क्या है, वहाँ पर धम्म की व्याख्या की गई है, आप उसे पढ़ के समझिएगा। जो भी अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगे कहीं भी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न भेज दीजिए, चाहे मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। क्योंकि अशोक 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं निर्विवाद में विश्वास नहीं करता था, अशोक के धम्म में उपरोक्त बातों को शामिल नहीं किया गया था। अतः अशोक का धम्म एवं मानव धर्म न कि बौद्ध धर्म था। अशोक के अभिलेख थे ये शिवालेख, स्तंभलेख और गुफालेख, ये सब थे। नोट ये महत्वपूर्ण है। शिलालेख एवं स्तंभलेख में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये केवल आकार एवं आकृति से भिन्न है। शिलालेख बड़े होते थे और जबकि स्तंभलेख छोटे होते थे। लिपि का भी अंतर इसमें देखने को नहीं मिला है, अंतर भी मान लीजिए एक ही है। अभिलेखों की भाषा के बारे में बताया गया और सर्वप्रथम टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था, परंतु सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को पढ़ा था। ठीक है, और ये सब भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन अशोक के 14 वृत्त शिलालेख हैं, यह सब 14 के बारे में बताया गया है। आपको अच्छे जो महत्वपूर्ण है उसको समझाया गया है। अशोक के स्तंभ के लेख के बारे में बताया गया, मेरठ स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लवरिया नंदगुप्त स्तंभ लेख, ये सब ऐसे ही 9 बताए गए हैं आपको, महत्वपूर्ण। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अशोक के लघु शिलालेख जो कि रूपनाथ जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी जो कि चित्रदुर्ग कर्नाटक में, एरोडगुडी जो कि कर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, ऐसे ही हैं सब। अशोक के उत्तराधिकारी जो कि कुणाल, इसका अन्य नाम था धर्मनिर्वर्धन, सुविशा, इंद्रपालिनी और दशरथ था। वायु पुराण के अनुसार कुणाल का पुत्र बांदुपालित राजा बना था। संपत्ति और संपत्ति ये सब के बारे में बताया गया है, आप देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति थी, जो कि हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा हुई थी। अशोक की धार्मिक नीतियाँ के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हरिप्रसाद शास्त्री जी थे। मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना एवं अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना, जो कि रोमिला थापर के द्वारा हुआ था। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय चेतना का आह्वान, प्रांतीय, ऐसे ही सब थे। मौर्यकालीन प्रशासन उस समय राजा, तब चक्र प्रताप, तब मंडल, तब विषय आहार या जिला के नाम से जिला एवं ग्राम का स्तर, तब जाके ग्राम, ये सब था। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम था ग्रामिक, जो सबसे नीचे होते थे, गोप, स्थानिक, युक्त, रज्जुक जो कि महात्मया, और प्रांति प्राप्ति जो कि राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। बढ़ते क्रम में है केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीय शासन प्रणाली था, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। ठीक है, अर्थशास्त्र के चर्चित अध्ययन भी थे। प्रांतीय शासन प्रशासन था, बस आपको पढ़ते रहना है और समझते रहना है। उसी के बारे में सब कुछ बताया गया है, कहानी के जैसे पढ़िए और समझिए।
अभी इधर कहीं से मुझे कोई कुछ लग नहीं रहा है, आपको समझाने वाला है। न्याय प्रशासन के बारे में समझाया गया है। ग्राम से संग्रहण, तब द्रोणमुख, तब स्थानिक, तब जनपद, तब पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ऐसे जाता था। जैसे आप लोग नहीं जाते हैं, कोई झगड़ा हुआ तो पहले जिला स्तर पर न्यायालय होता है, चाहे गांव का जो मुखिया उखिया होता है वो सब मतलब कोई फैसला देते हैं, वहाँ से आप आपको नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तो जिला न्यायाधीश में जाते हैं, तब वहाँ से आप इलाहाबाद, तब हाई कोर्ट जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वैसे ही उसी तरह है उसका क्रम था। प्रशासन काल जो उसका न्याय प्रशासन था उसका इसी तरह एक क्रम था। गुप्तचर प्रणाली व्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो कि कृषि थी और उद्योग धंधे एवं व्यापार होते थे उस समय। मौर्यकालीन बंदरगाह, इससे भी कुछ बहुत सारे लाभ मिलते थे। मौर्यकालीन की मुद्रा सोने के सिक्के होते थे और चांदी के भी सिक्के और तांबे के सिक्के। मयूर पर्वत एवं अंध्रचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य में मान्य थी। ठीक है। मौर्यकालीन का समाज कैसा था? स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां को पुनर्विवाह योग की अनुमति थी और दहेज प्रथा इस समय चरम सीमा पर थी। उसी समय से दहेज सीमा भी चरम सीमा पर थी। ठीक है। दास प्रथा भी उस मौर्यकाल से प्रारंभ हुआ था। और मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र भी तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी मौर्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शूद्रों की स्थिति, ये प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्यकालीन में शिक्षा का केंद्र क्या कौन कौन से थे, तो इसमें से कोई भी एक दे देगा। एसएससी के बच्चों कोई मतलब वो नहीं है, वो कहाँ से प्रश्न बनाएंगी, क्या करेंगी। इसीलिए आप अपना हर चीज़, मैंने इसमें हर चीज़ जोड़ने का प्रयास किया है, कोई भी चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा है। बस आप उसे देख लीजिए, नोट कीजिए और 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। कल हम जानेंगे, आज तो 6 क्लास इसका लग गया, कल हम 7 क्लास आपको अपलोड किया जाएगा वीडियो। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को ऐसे ही रेडी रखें, चलते रहें और हमेशा तैयार रहें कि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। भर्तियाँ अभी आने वाली हैं कुछ, अगर आगे भी अगर कोई बड़ी भर्ती आएगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसका। इससे आप बेफिक्र रहिए। अगर आप इस चैनल से नए हैं, पहली बार आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।